मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री अतुल कनोडिया जी, पूर्व सांसद श्री महेंद्र मोहन गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सभी को नमस्कार। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस संस्था से जुड़े आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जिस संस्था को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उसी के साथ साथ प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों ने संबोधित किया हो, ऐसी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। कुछ ही दिन पूर्व, लगभग 10 दिन पहले, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम आया, इसलिए मैं एक संस्मरण आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं पिछले जब से राष्ट्रपति बना, कम से कम 4 या 5 बार वो पूना में रहती हैं, मेरा वहाँ जाना हुआ, वो मुझे मिली, उनके साथ चाय पान किया। पिछले पौने 5 वर्षों में इतनी बार उनसे फोन पे बात हुई, इतनी बार मिली, कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। और अभी 1 महीने पहले उन्होंने एक ऐसा काम बताया, एक कार्यक्रम में भाग लेना था। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर, गणेश मंदिर, दत्तात्रेय भगवान के नाम से। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्था को 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आयोजकों का आग्रह है कि इसमें राष्ट्रपति जी को ही आना चाहिए। तो उनका फोन आया और पत्र भी आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं। तो मैंने उनको कहा कि मैडम, आप समझती हैं, आप राष्ट्रपति रह चुकी हैं, आप जानती हैं कि 4.5 साल के बाद राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है। मानसिक रूप से नहीं, लेकिन काम की दृष्टि से। काम को समेटने के लिए हमें 6 महीने चाहिए और जो हमारे प्रोग्राम लगे हैं उसमें बहुत मुझे मुश्किल हो रही है। लेकिन आज आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है कि आप मेरी पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर हैं और आपने अभी तक कोई मुझे काम नहीं कहा। आज पहली बार आप कह रही हैं, तो मैं धर्म संकट में हूं, मैं आपको मना नहीं कर सकता और मैं आऊंगा। मैं गया, नाम इसमें आया इसलिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी विभूतियों का आप सबको सानिध्य मिला, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कानपुर का होने के नाते स्वाभाविक है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूं तो प्रसन्नता भी होती है, कभी कभी लगता भी है कुछ सुधार भी होना चाहिए। पिछले 90 वर्षों से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि सभा के रूप में राज्य में औद्योगिकीकरण, व्यापार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ये सच है कि आपकी गौरवशाली संस्था के ये गौरवशाली
वर्ष 90 वर्ष बीत चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष बाकी है। ये संस्था व्यापार और उद्योग जगत तथा राज्य और देश की नीति निर्माताओं को आपसी समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करती रही। इस संस्था द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिए गए सुझाव नीति निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते रहे। मैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की सराहना करता हूं। और सचमुच में अगर देखा जाए, किसी समय कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहलाता था, थी भी। यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश को यदि आप सामने रखें तो कानपुर का नाम पहले आता था। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन पुनः मुझे लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी अब आपकी संस्था पर ज्यादा आ गई है। उसको आपको रिस्टोर करने में क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं आप सब लोग, वो जो स्वर्णिम इतिहास था कानपुर का औद्योगिक नगरी होने का, यदि उसको वापस आप ला सकें तो ये कानपुर के लिए शायद इतना ऐतिहासिक नहीं होगा जितना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा। आपकी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है। देखा जाए कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इससे पुरानी कोई संस्था होगी। हमारे पदाधिकारी भी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रभावशाली हैं। यहाँ की इसको मैं लाइटर मोड में ले रहा हूँ, बहुत सीरियसली मत लेना। हमारी जो कुर्सियाँ रखी हैं वो भी बहुत भारी हैं। उनको हिलाने डुलाने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा, ये जो मैंने आपसे निवेदन किया है, मैं चाहूंगा, जब यहाँ का मैंने प्रोग्राम के लिए स्वीकृति दी थी तो मैंने आयोजकों को कहा था कि आप कार्यक्रम कहीं दूसरी जगह करिए। इसलिए क्योंकि इस हाल में मैं पहले आ चुका हूं, लगभग 2 बार आ चुका हूं, 2 या 3 बार। मैंने कहा कि छोटा सा हाल है और अच्छा होगा कि किसी बड़े हाल में। लेकिन जब मुझे बताया गया कि नहीं साहब, एडामेंसी है, उन्होंने कहा कार्यक्रम हम यहीं करेंगे, तो मैंने कहा कार्यक्रम करिए, हम जरूर आएंगे। एक बार हमने हाँ कर दिया, कहीं पर भी करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़े उद्यमी हैं, आपकी सोच बड़ी है, दिल बड़ा है। मुझे लगता और इससे थोड़ा सा आप अपना बड़प्पन दिखाइए और ये रहने दीजिए। इसको ये रहेगा, ये तो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसको कहीं किसी को देना नहीं है, इसका उपयोग भी करना है। लेकिन इससे एक बड़ा भवन, ऑडिटोरियम आपकी संस्था का बने तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात होगी। जितने भी उद्यमी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैंने देखा है कि उनकी जो कोठियां हैं वो इससे बड़ी बड़ी हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय इंप्रूवमेंट की दृष्टि से है, इसको आप अन्यथा ना लें। एक मैं और ऑब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूंगा अध्यक्ष जी। मैंने सारे पदाधिकारियों की सूची जो पिछले पास्ट प्रेसिडेंट्स थे मैं देख रहा था, अभी बड़े सरसरी तौर पर देखा मैंने। मुझे भी किसी भी शायद हो सकता है गलती हो, मैं उसके लिए माफी भी मांग लूंगा, लेकिन मुझे किसी महिला अध्यक्षा का मुझे उसमें नाम नहीं दिखा। मैं चाहता हूं, ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, दे आर इक्वल। और मुझे लगता है
समाज की कार्यशैली में कभी कभी हमारी बहनें जो होती हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पुरुषों की तुलना में आगे हैं। आज महिलाओं की वो स्थिति नहीं है जो कि 50 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। आज लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे और ये उद्योग हो, उद्योग मैंने देखा है बहुत सारी। मुझे लगता है कि मैंने संकेत दिया है कि शायद आप आगे कभी, जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार बना दीजिएगा, लेकिन कभी न कभी उनको मौका मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम सब लोग एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, स्वाभाविक है, वो एक संस्कार हम सब लोगों के पड़े हुए हैं। अभी हमारी 2 बहनों को बुलाया गया और बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण था, लेकिन फिर बीच में टोक दिया। बहनों द्वारा स्वागत किया जाना था हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया का, लेकिन फिर भी वहां पर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, नहीं, वो प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति का पहले होना चाहिए। देवी और सज्जनों, गंगा के किनारे स्थित होने के कारण कानपुर प्राचीन काल से ही उद्योग व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। कानपुर की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और गंगा नदी के रूप में सुलभ यातायात के साधन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे इस शहर की मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान बनी। लेकिन यही औद्योगिक विकास कानपुर और गंगा के प्रदूषण का प्रमुख कारण भी बना। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। आज जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। अगर इस चुनौती से निपटने के प्रयास हम अभी से नहीं करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग जगत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। विश्व भर की अनेक कंपनियां जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। अतः मैं यहां पर उपस्थित उद्योग व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा कि वे न सिर्फ वर्तमान में चल रहे उद्योगों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य करेंगे, बल्कि ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने में भी सहयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल, आप लोगों की व्यावसायिक क्षमता और उत्तर प्रदेश के मेहनती नागरिक मिलकर इस कार्य को संभव बना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम और इसको शायद अभी हम लोग या हमारी जो पीढ़ी है इतना उसको विकराल रूप उसका देख नहीं रही है। लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वहां सर्दी होती है, बहुत सर्दी होती है। इसका अनुभव 3 वर्ष पहले जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो वहां मैंने देखा, स्वाभाविक जो धारणा थी कि ये ठंडा मुल्क है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर 38 to 40 डिग्री, जो कि यहां कानपुर में कभी कभी होता। एक जगह वो
मैं केवल आपको इसलिए आगाह करने की दृष्टि से कि उसकी विकरालता कितनी सामने आने वाली है। उन्होंने एक कुछ जगह ले जाना चाहते थे एक डेलीगेशन को। हम गए उनके साथ, एक स्विट्जरलैंड की राजधानी के बाहर करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वहां ले गए और वहां से सामने उन्होंने दिखाया कि ग्लेशियर्स हैं और उन ग्लेशियर्स में वो ग्लेशियर्स की दूरी 10 किलोमीटर, लेकिन वहां पर जहां हम गए वहां पर ठंडक का कोई महसूस नहीं हो रही। उनको हमने कहा कि इससे तो हमारा इंडिया अच्छा है, वहां हमारी बर्फबारी अगर शिमला में होती है तो उसकी नेक्स्ट 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद उसकी जो असर होता है वो आपको दिल्ली में दिखता है और कानपुर में भी 12 घंटे या 14 घंटे बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां ग्लेशियर सामने है लेकिन उसकी ठंडक नहीं महसूस हो रही। तो उन्होंने कहा यही सही मायने में यही क्लाइमेट चेंज है। अभी लगभग मान करके चलिए 50 साल या 100 साल जो अभी हम जिसको बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं, उसकी ठंडक की जो तासीर है वो कम हो जाएगी। ये सिचुएशन एक आने वाली है और इसके लिए जरूरी क्या है? आज जरूरी ये है कि हम पर्यावरण के साथ जितना चल सकें, जितना हम प्रकृति के साथ चल सकें। अभी हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम पर, एयर कंडीशंस पर, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से विपरीत है। उन पर हम निर्भर होते जा रहे हैं और उसके कारण हमारा जो फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी हमारी डिटेरियोरेट होती जा रही। ये कहीं ना कहीं इन विषयों पर भी मैं चाहूंगा कि जो हमारा बौद्धिक वर्ग है वो इस पर भी ध्यान दे और इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, इसके आगाह करना चाहिए लोगों को आगे इससे क्या नुकसान क्या होने वाले। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के घरेलू, लघु और कुटीर उद्योग अपने उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चाहे वे लखनऊ का चिकन हो या वाराणसी का सिल्क, मुरादाबाद का पीतल हो या भदोही का कारपेट, अपने गुणवत्ता और कारीगरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस राज्य का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी विशेष उत्पाद के लिए जाना जाता है। इसी विशेषता को और उभारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में वहां के परंपरागत उद्योग, आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के साथ साथ उद्योगों के विकेंद्रीकरण में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए हैं। सरकार ने रक्षा संबंधी उपकरणों की लिस्ट जारी की है, जिनकी खरीद अब सिर्फ स्वदेशी स्रोतों से ही की जा सकती है। ये कदम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है, जो स्टार्टअप के साथ साथ एमएसएमई के लिए भी उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग हैं जो सरकार की इन पहलों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के सतत विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। कल ही हम सब लोग जानते हैं लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया, जिसमें कि जो न्यूज़ आई कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की उसमें इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। और खुशी की बात यह भी है कि उसमें लगभग 400 करोड़ से अधिक वो कानपुर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट होना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बाद आयोजित किए जाने वाला पहला इन्वेस्टर समिति है।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस समिट के जरिए राज्य में प्राप्त निवेश उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में अहम कदम साबित होगा। आप सबसे भी आशा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। देवियों और सज्जनों, किसी भी व्यापारिक संगठन का उद्देश्य केवल अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के सर्वांगीण विकास में भी भागीदार बनना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य कर रहा है। कल मैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं अपने पैतृक गांव परौंक गया था, जहां जाकर बचपन की बहुत सारी स्मृतियां ताज़ा हो गईं। कानपुर भी आता हूं तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं, चाहे वो बीएनएसडी की हो, चाहे डीएवी की हो। हॉस्टल में मैं रहता था और ये मर्चेंट चैम्बर और ये पूरा जो हमारा माल रोड सीधा सिविल लाइन को क्रॉस करते हुए बहुत सारी स्मृतियां हैं। मुझे लगता है कि आज मैं जहां तक पहुंचा हूं उसका श्रेय मेरे पैतृक गांव की मिट्टी और यहां कानपुर की धरती उसको जाता है, और यहाँ के लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलता रहा। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मिला, उसके बाद सांसद बना तब भी मिला, और बहुत सारे लोगों से पारिवारिक संबंध हैं। ये मेरे लिए एक बहुत संतोष की बात भी है और सौभाग्य भी है। आप सब जानते हैं, गांववासी एक हमने अपना जो पुश्तैनी निवास था उसका जीर्णोद्धार करा करके ग्रामवासियों को उपयोग के लिए समर्पित कर दिया था। गांववासी उसका उपयोग मिलन केंद्र के रूप में कर रहे हैं। कल जब मैंने देखा प्रधानमंत्री जी के साथ, मुझे भी संतोष हुआ। मुझे लगता है कि जिस कानपुर की धरती के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं आज और आने वाले कल जो कुछ भी मैं कर सकूं वो कम होगा। इस संदर्भ में मुझे कुछ ऐसे गांवों का भी स्मरण आता है दूसरे प्रदेशों के, जहां पर मेरा जाना हुआ था। वहां से निकले हुए कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए उन गांवों का कायाकल्प कर दिया, उन गांवों को आदर्श गांव बना दिया। मैं यहां इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आपका भी संबंध किसी न किसी गांव से जरूर होगा। या तो आपका पैतृक गांव होगा, या फिर कहीं न कहीं किसी न रिश्ते से जुड़ा होगा। आप सब लोग सुविधा संपन्न भी हैं, अतः विकास यात्रा में जो लोग आपसे पीछे रह गए हैं उनके लिए कुछ करने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग गांव में जाएंगे और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे। हो सके तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर एक गांव अथवा कुछ अलग गांव को अडॉप्ट करें और उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। जब हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो एक है, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वॉट एवर वी आर, वेयर एवर वी आर ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। मत भूलिए, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मैं आप अधिकारियों को जो मुझे कॉल ऑन करते हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि कभी भी मत भूलना, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी वेयर एवर यू आर। और जब मैं उनको कहता हूं कि कभी कभी वो
कुछ लोग पूछ देते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि मेरे लिए, मेरे तो, मैं पढ़ाई लिखाई मुझे की, यहाँ तक पहुँचा तो मेरे इसमें माता पिता का योगदान है, मेरे रिश्तेदारों का योगदान है, मेरे टीचर्स का योगदान है, समाज का योगदान नहीं है, समाज एट लार्ज। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, यू हैव नाउ बिकम एन, एक एग्जाम्पल देता हूँ, यू हैव नाउ बिकम एन ऑफिसर ऑफ इलीट क्लास, मे बी आईएएस, आईपीएस या किसी उच्च अधिकारी। आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपको दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली स्टेशन पर उतरना पड़ा, स्टेशन से आपको, वहाँ कोई रिश्तेदार था, आपको गाड़ी लेने आई थी, कहते नहीं। मैंने कैसे गए? टैक्सी से। मैंने कहा यदि टैक्सी वाला मना कर देता तो आपका इंटरव्यू छूट सकता था? हाँ छूट सकता था। तो मैंने कहा आप उसके, आपने नहीं, उसको हमने पेमेंट किया है, भूल जाइए, आपने जो उसकी सेवाओं का उपयोग किया है इसलिए पेमेंट किया है। लेकिन अगर वो भी फ्री है, वो भी कह सकता था कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा, और सभी टैक्सी स्टैंड वाले अगर मना कर देते, डू यू थिंक वुड यू हैव बीन एबल टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू? कहते नहीं। तो मैंने कहा उनके कंट्रीब्यूशन को आप क्यों नहीं रिमेंबर करते हो? उन टैक्सी वालों के कंट्रीब्यूशन को आप क्यों नहीं रिमेंबर करते हो कि उन्होंने भी आपको आईएएस बनने में कहीं न कहीं जो है आपको मदद दी है। और इसलिए मैं कहते हैं वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स आप पड़ोसी, आप जो जरूरतमंद है उसको, कहीं भी आपको दिखे यस सच पर्सन नीड्स माय हेल्प, आपको जितना भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करिए। वो रिश्तेदार भी हो सकता है, करिए। हालांकि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर, जिसको हम सब लोग जानते हैं, ये शब्द आधुनिक सभ्यता की देन है, लेकिन व्यापारिक समूहों द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्य करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। अनेक ऐसे वर्णन मिलते हैं जहां व्यापारी अपने अर्जित धन का कुछ हिस्सा जन कल्याण के कार्यों के लिए अलग रखते थे, आज भी रखते हैं। इस प्रकार कमाए गए धन का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस परंपरा का पालन कर रहे होंगे। कल मेरा संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर जाने का कार्यक्रम है। आज मैं यहां से गोरखपुर जा रहा हूं, जहां उस महान संत को, मगहर में, जहां उस महान संत को नमन करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। मैं आप लोगों के बीच कबीर अमृत वाणी से एक दोहे का उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें कहा है कि धन रहे ना जोबन रहे, जोबन मीन्स यौवन, युवावस्था, रहे ना गाम ना ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। देवी और सज्जनों, आपकी संस्था अगले 10 वर्षों में 100 वर्ष की हो जाएगी। उसकी खुशी जितनी आपको है उससे ज्यादा मुझे भी है। किसी भी संस्था की यात्रा में शताब्दी वर्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अवसर अपनी पिछली यात्रा पर गर्व करने के साथ साथ भविष्य की दिशा दशा तय करने का भी होता है। मुझे आशा है कि आप सब भी इस संस्था की आगामी वर्षों की योजनाओं को कार्य रूप दे रहे होंगे, अर्थात जो ब्लूप्रिंट होता है वो 10 साल का बना रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि जब राज्य की सबसे पुरानी मर्चेंट चैम्बर अपनी स्थापना के 100 साल मनाए, तब उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, जिसका कि कल प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मस्ट बिकम ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी मना रहे हैं। यह हमारे देश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हमें न सिर्फ अपने पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों,
जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, को गर्व के साथ याद करना है, बल्कि हमें अपने देश के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य भी करना है, ताकि जब हमारा देश आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहा हो तब वो प्रमुख विश्व शक्ति हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां हम सब पर गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद।